कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। हमेशा की तरह आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो झुमकी बहन, कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिल्कुल कृषि समाचार से। नमस्कार। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान ICAR पलांडू आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं प्रशिक्षण। मक्का फसल में 2 बार निकाई गुड़ाई है जरूरी। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत किस्म गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। नई कृषि तकनीक से सब्जी फसलों की उन्नत खेती करने के लिए राज्य के किसान ICAR पलांडू आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए किसान इन केंद्रों में प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। इस संबंध में किसान भाई इन केंद्रों से मिलकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। गौपालन व्यवसाय से जुड़े पशुपालक बंधु ध्यान रखें कि गायों के प्रसव के बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही कीटोसिस नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। पशुपालक इस रोग के लक्षण देखते ही पशु चिकित्सक से इलाज कराएं। कीटोसिस रोग हमारे किसान भाई समझें कि ये हमेशा गाय जब बच्चा देती है उसके 1 से 1.5 महीने के भीतर में होता है। तो उस समय हमारे किसान भाइयों को बहुत ध्यान रहना है, सजग रहना है कि अगर गाय ने दूध में कमी कर दी है, अगर वो खाना नहीं खा रही है, अगर वो केवल पुआल खा रही है और दाना नहीं खा रही है, या फिर उसमें कुछ मानसिक तनाव के दृश्य आ रहे हैं, जैसे कि वो गोल गोल घूम रही है या थन अपने जो रस्सी को खींच करके रख रही है, ऐसे स्थिति में कीटोसिस होने की पूरी संभावना है। और ऐसे में वो हमेशा गाय के दूध या पेशाब को जांच के लिए भेजें, कीटोसिस को कंफर्म कराएं और उसके बाद पशु चिकित्सक की सहायता से उसमें इलाज करवाएं उसका। किसान भाई मक्का फसल को बुआई के 40 से 50 दिन बाद तक खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए 2 बार निकाई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला बुआई के 20 दिन बाद, दूसरा 40 दिन बाद। किसान भाइयों, मक्का फसल की बुआई के 20 दिन बाद और 40 दिन बाद 2 बार निकाई गुड़ाई तो करना ही चाहिए। इसके अलावे कुछ खरपतवार नाशी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। खरपतवार नियंत्रण के लिए शुरुआती 40 से 50 दिन खरपतवार से ज़्यादा मक्के की फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी वो मक्का की खेती कर रहे हैं तो शुरुआती 40 से 50 दिन वो उसको खरपतवार से अपने फसल को बचाए रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 बार कम से कम निराई गुड़ाई करें। 20 दिन तथा 40 दिन के अंतराल पर अगर वो 2 बार निराई गुड़ाई करते हैं तो मक्के की फसल को खरपतवार की समस्या से निजात मिल सकती है। साथ में अगर किसान भाई अगर एट्राजीन नामक एक केमिकल जो बाज़ार में उपलब्ध है, एट्राजीन सीमाजीन, ये केमिकल को वो 1.5 से 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर की दर से अगर उसका बुआई से 1 से 2 दिन के बाद छिड़काव करते हैं तो किसान भाइयों को खरपतवार की समस्या से निजात मिल जाएगी। राज्य के जिन किसानों के पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है वो ओल की खेती कर सकते हैं। किसान भाई ओल फसल के बेहतर उत्पादन के लिए गजेंद्र, पद्मा या कुसुम नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी उपज देने वाले उन्नत प्रभेदों का चयन तो खास मायने रखता ही है। साथ ही साथ बीज की मात्रा और लगाने की विधि पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वो इस समय ओल की खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रजाति है गजेंद्र, पद्मा, कुसुम, इनका 500 ग्राम का बीज जिसमें को लें, जिसमें 1-2 आँख हो, और उसको हम मैलाथियान और बेवेस्टिन के घोल में 0.1% के घोल में डुबो लें, जिससे कि कोई भी बीमारी ना हो, और 60 गुणा 60 सेंटीमीटर पर बोएं।
पेरिस्कोपी प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3450 रुपए से 3550 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4900 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 950 रुपए से 1050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, लेकिन और भी कुछ जानने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों, आप सबों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो झुमकी बहन, अब विराम भी हम लोगों ने ले लिया और हम लोगों ने खेतीबाड़ी से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारियां थी हम अपने किसान भाइयों को दे दी है। लेकिन अब कुछ और जानकारी हमारे पास उपलब्ध है और वो जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को दे दें। तो आज हम जो पहली जानकारी अपने किसान भाइयों को देने जा रहे हैं वो है जीवाणु खाद के बारे में। अरे वाह, तो आइए ये जानकारी लेते हैं किसान भाइयों। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एसके झा। आज हम पेटरवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर एसके झा, जो हमें बताएंगे कि फसलों में जीवाणु खाद का प्रयोग किस प्रकार से करें, वो जीवाणु खाद क्या होते हैं, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जीवाणु खाद के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जीवाणु खाद, सबसे पहले हम अपने किसान भाई को जरूर बता दें कि जीवाणु खाद होते क्या हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, वातावरण में तथा मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे हैं जीवाणु जो कि वातावरण से नाइट्रोजन ले करके उसको ज़मीन के अंदर पौधों के जड़ों में स्थिर करते हैं।
जिसको हम लोग राइजोबियम, इस तरह के राइजोबियम जीवाणु हैं वो होते हैं। कुछ हैं जो फ्री लिविंग है, मतलब अपने मिट्टी में रहते हैं और किसी भी पौधे को मिट्टी में वातावरण से नाइट्रोजन लेकर फिक्स करते हैं। कुछ होते हैं इस तरह के हैं जो फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग जिसको बोलते हैं, जो अघुलनशील फॉस्फोरस मिट्टी में होते हैं, उसको घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। कुछ होते हैं जो सेलुलोज डिकम्पोजिंग होते हैं, जो हमारे वातावरण में या मिट्टी में जो सेलुलोज पदार्थ जो भी रहते हैं मौजूद, उसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। तो ये 3 तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें लाभदायक हैं, जो हमको कृषि में मदद करते हैं। अभी आपने बताया कि ये खाद क्या है, तो किस प्रकार से हमारे जो है फसलों को लाभ देती है उसके बारे में भी बताएं। खाद ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे दलहनी फसल है, तो दलहनी फसलों में सहजीवी या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं, जो पौधों के, अगर किसान भाई भी देखे होंगे, दलहनी फसलों के जड़ में गांठ होती है, उस गांठ में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो रहती है और हवा से, वातावरण से नाइट्रोजन लेकर वहाँ फिक्स करती है, और वो जो वहाँ फिक्स नोडुल जो बनता है उसमें फिक्स होता है नाइट्रोजन, वो जो पौधे उसको ले पाते हैं। और पौधे जब एक फसल कट जाती है तो मिट्टी में जो बनी रहती है गांठ, उससे आने वाले फसलों को भी फायदा होता है। दूसरे तरह के जीवाणु हैं, सूक्ष्म पोषक जीवाणु होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, जिसको जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये करीब करीब सभी तरह के फसलों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मकई है, सब्जी वाले फसलों हैं, इन सबों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये वातावरण से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में फिक्स करते हैं, जिसे पौधे बाद में लेते हैं। धान की फसलों के लिए स्पेशल है। धान की फसलों में ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक तरह का शैवाल है, जो कि धान की फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। जब धान की फसलों की रोपनी कर लेते हैं तो रोपनी के 10 दिन के बाद इसका भुड़काव स्थल पानी पर भुड़काव किया जाता है, जिसके 25 से 30 दिन के बाद में पूरा पानी के ऊपर में हरे हरे शैवाल के रूप में जम जाते हैं, जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर धान के पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। मतलब, और ये जो 1 हेक्टेयर में 30 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर करीब करीब पौधे को प्राप्त होता है, जिससे करीब 60 किलो यूरिया की बचत होती है। हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसकी विधि क्या है, अगर हम इसको प्रयोग करना चाहेंगे, इसकी क्या विधि है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये जो भी जीवाणु खाद हैं एक पैकेट के रूप में आते हैं। इसमें प्रयोगशाला में जो जीवाणु हम अथी से निकाल करके प्रयोगशाला में एक मीडियम में या चारकोल में या लिग्नाइट में उसको मीडियम में डाल के पैकेट में रखा जाता है। जब इसको उपयोग करना होता है तो पैकेट के ऊपर में फसल का नाम लिखा हुआ होता है। अगर राइजोबियम है, राइजोबियम कल्चर बोलते हैं, राइजोबियम कल्चर है, तो वो हर एक फसल के लिए अलग अलग होती है। तो जिस फसल का नाम उस पर लिखा हुआ है, अगर अरहर के लिए है तो उसका इस्तेमाल अरहर में करना है। उसके लिए एक पैकेट जो 200 ग्राम की पैकेट होती है वो आधा एकड़ ज़मीन में लगने वाले बीज के लिए होती है। तो हमें जो आधा एकड़ बीज में जितनी ज़मीन बीज की आवश्यकता है अरहर की, मतलब 4 किलो लगेगी, तो 4 किलो बीज ले लेंगे। माड़ या गुड़, तो गुड़ में 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में डाल करके पिघला लेते हैं गर्म करके। जब पिघल जाएगी तो उसमें ये राइजोबियम का पैकेट फाड़ के डाल देते हैं, उसको घोल बना लेते हैं। जब थोड़ी ठंडी हो जाए तब उसमें बीज डाल देते हैं। बीज डाल करके करीब 15 मिनट छोड़ देना है। बीज के ऊपर में ब्लैक कोटिंग आ जाती है, जिसको पेपर पर या जूट के बोरे पर फैला देते हैं ताकि वो सूख जाए। उसके बाद तुरंत हम बीज का सोइंग कर सकते हैं। तो ये हुई राइजोबियम के बारे में। और दूसरा है कि राइजोबियम का प्रति का एजोटोबैक्टर का पैकेट लिए, उसमें हल्का सा पानी डाल के घोल बना लिए और बीज को मल के सीधा डायरेक्ट बीज को मल के उसमें कोटिंग कर सकते हैं, उसके बाद भी लगा सकते हैं। या इसको हम जो खाद आती है गोबर की खाद, उसमें मिला करके भी इसका उपयोग एजोटोबैक्टर का, फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर का कर सकते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी का हम स्थिर पानी में जो पहले ही बताए थे धान के खेत में कर सकते हैं। हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये जीवाणु खाद हैं, तो इसका अगर हम प्रयोग फसलों पे करते हैं तो उस समय हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो किन किन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें अगर इसका इस्तेमाल करते हैं फसलों के लिए। तो किसान भाई अगर जीवाणु खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर्वप्रथम पैकेट में देख लें कि यह किस तिथि तक वैध है। तो जो एक्सपायरी डेट से पहले ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यह जिंदा खाद है। उसके बाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका जीवाणु मर जाता है, तो उसके बीच में इस्तेमाल करें। दूसरा है कि अगर गुड़ से या माड़ से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं
तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जीवाणु के मरने की संभावना होगी। और उसके बाद है कि खाद के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, रासायनिक खाद के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ताकि इसको इसके जो अथी हैं स्पोर्स हैं, हाँ उपयोगिता है वो कम ना हो जाए। तो इन बातों पर ध्यान देंगे किसान भाई तो आपको जीवाणु खाद की विशेष लाभ मिलेगा। इससे आप अपने रासायनिक खादों का बचत कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। आने वाले फसलों को भी इससे लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर आप अपने फसलों में जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और आगे आने वाली फसलों के लिए भी इससे काफ़ी लाभ हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी थी। उम्मीद है आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा ये। बिल्कुल, लेकिन इस जानकारी के बाद एक और महत्वपूर्ण संदेश भी हम अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं। आइए किसान भाइयों, देखते हैं ये संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप? बेहद ही जरूरी संदेश। बिल्कुल, जल बचाओ जीवन बचाओ, बिल्कुल। और बूंद बूंद जल बचा करके भी हम खेतों में हरियाली ला सकते हैं, यानी बूंद बूंद से हम खेतों में हरियाली ला सकते हैं। कुछ और जानकारी हमारे पास है किसान भाइयों, लेकिन वो जानकारी हम देंगे। हमें लगता है कि बुधना के पास हम लोगों को चलना चाहिए। अच्छा, आज चलना है हमें? बिल्कुल। तो अपने किसान भाइयों को भी लिए चले अपने साथ। बिल्कुल, तो चलिए किसान भाइयों। अरे पूतना, क्या कर रहे धूप में बैठे बैठे? जोहार जोहार। हाँ, जोहार जोहार। का हाल चाल है पूतना? बड़ा एकदम इत्मीनान से बैठा है। सब ठीक है। जून गए थे बैगन लगाए ना। हाँ हाँ। तो बैगन तो लगा दिए हैं, मगर इतना कीड़ा हो गया है ना, एकदम परेशान हो गए। अच्छा, तो बिना जानकारी के आप रोपण भी कर दिए? रोपण भी कर दिए और कब इतना बड़ा बड़ा हो भी गया है। हाँ। तो हम लोग किस लिए थे? लगाने से पहले एक बार परामर्श तो ले लेते। सोचे थे जून जाएंगे, मगर समय नहीं मिला। हाँ। चलो कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं, आप लोगों ने भी अगर बैगन की खेती की होगी तो बैगन की खेती में ये समस्या आती ही है झुमकी बहन, कि कीटों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत तरह के रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं। तो आज क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग किसान भाइयों को भी जानकारी साथ साथ दे दें कि कीटों में जो बैगन में कीटों का रोग प्रबंधन कैसे किया जाए। बिल्कुल, जानकारी दिलवा देते हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन जी। जहां आज हम बात करेंगे बैगन में लगने वाले कीट एवं उसके बचाव के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ यहीं के वैज्ञानिक श्री नवीन कुमार जी। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं और उसका बचाव हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी हम किसान भाइयों के खेतों पर जाते हैं और किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं तो पहला सवाल होता है बैगन, और बैगन में लगने वाले कीट और उसके निदान। ये बैगन एक ऐसा सब्जी है जो कि बहुत ही उपज देता है और इसके दाम भी कम नहीं मिलते हैं किसान भाइयों को। तो बैगन तो पे काफ़ी कीट का प्रकोप होता है, फिर भी किसान भाई बैगन की काफ़ी हद तक खेती करते हैं। बैगन में जो समस्याएं आती हैं खास के कि एक ऐसी समस्या जो कि फल छेदक के रूप में आती हैं, और दूसरे होते हैं उसके टहनी में कीट लग जाते हैं। ये बहुत ही हानिकारक कीट है और हर किसान भाई इससे त्रस्त हैं। तो फल छेदक जो होते हैं उससे काफ़ी दाम घट जाते हैं उनके फलों के, और कभी कभी तो किसान
बहुत घबरा जाते हैं और अपने वो बैगन को की खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जिसमें कि उनको काफ़ी हानि पहुंचती है। तो किसान भाइयों, जब भी बैगन का आप बिचड़ा लगाते हो पौधशाला में, उसी समय से ध्यान देना आवश्यक है। पहले बीज का शोधन करें आप, इसके बाद कीट जो बिचड़े 10 सेंटीमीटर के हो जाएं, जब उखाड़ के पौधशाला से खेतों में लगाएं, उसी समय आप उस पर नियंत्रण के लिए उपाय करें। जैसे कि आप बैगन के जो बिचड़े होते हैं उसके कीटनाशक दवा का घोल बनाएं। जैसे कि साइपरमेथ्रिन ले लें 1.5 ml और 1 लीटर पानी उसमें दवा को घुला दें और उस पूरे पौधे को डुबा के 15 मिनट तक डुबा रहने दें। इसके बाद पौधे को खेतों में लगाएं। किसान भाई, अक्सर हाँ देखा जाता है कि फल छेदक जब भी लगते हैं तो उसको खेत में ही तोड़ के फेंक देते हैं। तो फेंकने से क्या होता है कि उसके जीवन चक्र में हानि नहीं पहुंचती है और वो काफ़ी हद तक विकास करता है। तो जब फल छेदक लगते हैं उसके बाद उसका फिर वयस्क होते हैं कीट, तना छेदक वाले कीट, और बाद में फिर वो पिल्लू के रूप में जो तने होते हैं बैगन के तने उसमें घुस जाते हैं। तो जब तने पर टहनियाँ झुक जाती हैं तो किसान भाई कितना भी दवा करते हैं तो वो नहीं ठीक होता है। तो इसके लिए बहुत कारगर उपाय है कि जहाँ से आपकी टहनियाँ, बैगन की टहनियाँ झुके, वहाँ से आप किसी तेज़ कैंची या ब्लेड से उस टहनी को काट लेंगे और काटने के बाद उस टहनी को आप एकत्रित करें किसी पॉलीथीन में और ज़मीन में जाके गाड़ें। इसके बाद कोई भी दवा को, जैसे सेविन जिसमें कार्बरिल होता है, 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप बैगन के पौधे पर छिड़काव करें। साइपरमेथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं 1.5 ml 1 लीटर पानी में। और कई तरह के जो कीटनाशक हैं उसका भी व्यवहार आप कर सकते हैं समय समय पर। तो कीटनाशक का तो व्यवहार करें ही, साथ में सेक्स फेरोमोन ट्रैप का भी आप व्यवहार करें, जिससे कि कीट उस पर आकर्षित हो जाती हैं और सेक्स फेरोमोन में फंस जाती हैं। तो इसका ल्योर भी अब मार्केट में उपलब्ध हैं। तो किसान भाई ज़रूर सेक्स फेरोमोन का ट्रैप का उपयोग करें। साथ साथ बैगन के खेतों में आप ये गेंदा की खेती ज़रूर करें। 16 पंक्ति में 1 पंक्ति गेंदा फूल को लगाएं, मगर ये ध्यान रहे कि जब आप बैगन को लगाएं उससे पहले गेंदा को 16 पंक्ति के बाद 1 पंक्ति लगा लें, जिससे कि गेंदा के पौधे आपके बैगन के पौधे से बड़े हों। और जब भी कीट जो हैं फल छेदक और तना छेदक वाले जो कीट हैं बैगन के, वो गेंदा पे जो अंडे देते हैं उसको पत्ते को तोड़ के पॉलीथीन में जमा करके आप उसको ख़त्म कर दें। और कई भी कीट हैं जैसे कि आप उसमें माइट लगता है जो बैगन के पत्ती के नीचे में रहते हैं और वो पौधे को रस चूसते हैं पत्ती पे जाके, और वो हजारों लाखों की संख्या में होते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी माइट का प्रकोप हो तो आप अपने खेतों में घूमें, बैगन के खेतों में घूमें और उस पत्ती को तोड़ के भी एकत्रित करें। और एक ओमाइट दवा आती है, उसका व्यवहार आप कर सकते हैं। साथ साथ जो आप खेतों में जो सिंचाई करते हैं उसमें यदि आप कन्फिडोर जो दवा है उसका भी बूंद बूंद करके व्यवहार करें तो हद तक कई तरह के कीट भी भाग जाते हैं। और साथ साथ दीमक का भी प्रकोप खेतों में दिखाई पड़ता है। तो उसके लिए किसान भाई क्लोरीपाइरीफॉस एक लिक्विड दवा होती है, पानी वाली दवा होती है, उसका 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला के भी आप बैगन के जड़ों पर छिड़काव करें, जिससे कि दीमक की भी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो बैगन की समस्या है उसको आप नियंत्रित करने के लिए शुरू से ही इसका दवाई का प्रयोग करें, साथ साथ नीम बनी की दवाइयाँ का प्रयोग करें और ऐसे सेक्स फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग करें, जिससे कि आपका वो तना छेदक, फल छेदक और बैगन में लगने वाले कीट नियंत्रित हो सके। देखा किसान भाइयों, नवीन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी बैगन में लगने वाले कीट एवं उसके बचाव के बारे में।
हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और मुनाफा भी कमाएंगे। नवीन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा जी। यही बात अगर आप यही जानकारी पहले ले लिए होते तो आपको कितना लाभ हो जाता है ना। तो ठीक है बात है जून, मगर का करे समय नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं, चलो समय तुम्हारे पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है और हमारे किसान भाइयों के पास भी समय नहीं है। और कार्यक्रम के में एक निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय में हमें तमाम तरह की जानकारियां भी देनी होती हैं। तो चलिए किसान भाइयों, कुछ और छोटी मोटी जानकारियां हैं, वो जानकारियां हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल, IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान भाई गेहूं की फसल पहले ही काट चुके हैं, वे फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग का कार्य करें। साथ ही अनाज भंडारण से पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडर मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए सल्फेक्स दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बढ़ते तापमान में मवेशियों को लू से बचाने के लिए धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। ये जानकारी भी बिल्कुल। अब हम अपने किसान भाइयों से अनुमति लेना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते हम अपना पता जरूर बताना चाहेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।